नमस् नमस्कार साथियों, व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज उपस्थित हूँ एक और नए विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के साथ। और आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे विगत दिनों में अमेरिका से ज़्यादा अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो न्यूज़ में है, वो सुर्खियों में है। पहले थे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति थे, उनके बीच जो नोक-झोंक हुई उस बात को लेकर, अब है टैरिफ लगाने की बात को लेकर। और आज का टॉपिक कुछ इसी प्रकार से मिलता-जुलता है। इंटरनेशनल रिलेशन से आप IRC से जोड़कर देख सकते हैं। वैश्विक कूटनीति जो हमारे विषय वस्तु का एक हिस्सा है। दरअसल इंडियन और यूरोपीय यूनियन की जो रिलेशनशिप है, विच मीन्स भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जो साझेदारी या यूं कह ले संबंध है, उसके हम विस्तार, एक सेकंड में साउंड नहीं चेक किया, या यूं कह ले संबंध है इन दोनों देशों के बीच और वो देशों के समूह के बीच की जो संबंध है, साझेदारी है, रणनीतिक साझेदारी या जिस भी प्रकार की साझेदारी, उसका हम व्याख्यान आज करेंगे, आज हम देखेंगे। और जो वर्तमान परिदृश्य में विश्व के अन्य हिस्सों में उथल-पुथल है रणनीतिक रूप से कहीं, चूंकि अभी दरअसल एक ऐसा दौर चल रहा जो ट्रांजिशन का दौर है। ट्रांजिशन इन द सेंस कि स्वाभाविक तौर पे सभी इस बात से तो अवगत हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है, आर्थिक रूप से भी, सैनिक रूप से भी, और फिर अर्थव्यवस्था खैर है ही। तो उसके जो रणनीति है वैश्विक परिदृश्य में, वो बदल रहा है। पहले आप जैसा कि जानते हैं कि यूरोपीय यानी कि यूरोप, दरअसल मैं EU कहूँ तो मतलब है यूरोपीय संघ, जो EU है, EU दरअसल वेयर इज वाटर बोतल, आई थिंक मैंने छोड़ दिया आज, कोई बात नहीं। तो यूरोपीय संघ और अमेरिका के मध्य बहुत एक बढ़िया संबंध रहा था वर्षों पहले, लेकिन जब से यूक्रेन और रूस के मध्य आप कह सकते हो जो एक युद्ध जारी हुआ, अब विशेष तौर पे ये जो नीति का बदलाव है डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये चीजें बहुत बड़े पैमाने पे चेंज होती हुई दिख रही है। जैसा कि अपने चुनावी सभागारों में ट्रंप ने इस बात को कहा था कि हम अमेरिकन फर्स्ट की नीति को लागू करेंगे। मतलब ये कि जो भी अमेरिका से व्यापार कर रहा देश है, उसके ऊपर अगर किसी भी प्रकार का अगर अमेरिकन प्रोडक्ट पे सेस या फिर सरचार्ज या फिर टैरिफ लगाता है, हालांकि ये अलग अलग है, टैरिफ वर्ड यहाँ सही है, टैरिफ अगर लगाता है तो अमेरिका भी लगाएगा। जैसे मैं भारत और अमेरिका के मध्य बात करूं तो कभी कभी मतलब पिछले आप फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 115% तक जो है टैरिफ लगाया करती थी भारतीय जो अर्थव्यवस्था के प्रक्रम है उसके द्वारा। और औसतन अमेरिका जो भारतीय वस्तु पे टैरिफ लगाता है वो 8% मैक्सिमम, मतलब 4 से 5% औसत आप कह सकते हो है। तो ये बात तो है कि अगला व्यक्ति जो अमेरिका है आपके विषय वस्तु पे, आपके प्रोडक्ट पे तकरीबन 8% तक की जो टैरिफ है वो लगाता है। और आप हालांकि अभी इस फाइनेंशियल ईयर में 115% से लेकर के 75% तक की जो टैरिफ है वो लगाएगी भारत की जो अर्थव्यवस्था उसके तरफ से, यानी कि वित्त मंत्रालय जो भी है इसके लिए जिम्मेदार है सरकार। तो ये थी, हालांकि आज ही मैं देख रहा था और एक बड़े, एक सेकेंड, देख रहा था, दरअसल मैं आज ही ये देख रहा था कि ट्रंप ने इस बात को बहुत कड़े शब्दों में कहा कि जो भी शब्दावली रही उसका सेंस ये रहा कि भारत को आखिरकार किसी ने एक्सपोज किया। दरअसल वो ये कहना चाह रहे हैं, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं इस बात को लेकर कि भारत अपने जो निर्यात है वो तो बहुत अच्छे तरीके से करता है, पर जो आयात होता है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक भारी जो कर है, टैक्स है, वो लगाता है। और कोई नहीं बोल रहा था, हम बोले, ऐसी बात थी। बहरहाल ये सब चीजें एक अलग पक्ष है, जब हम ये देखेंगे फिर से अगर मौका मिला तो, कि वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के बीच की जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो क्या है, कैसे है, तब हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे। फिलहाल आज हम इंडियन यानी कि भारत और यूरोपीय संघ है उसके बीच की साझेदारी, उसके बीच की जो रिलेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे। और जिस प्रश्न के माध्यम से हम सभी आज इस विषय वस्तु को विश्लेषण तक ले जा पाएंगे, वो प्रश्न कुछ इस प्रकार होगा: बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और यूरोपीय संघ के संबंधों का महत्व। स्वाभाविक तौर पे अभी वर्ल्ड लेवल पे, वैश्विक परिदृश्य में जिस प्रकार से रणनीति बदल रही है, बड़े बड़े देश अपनी नीति में बदलाव कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर में मैं
कहीं न कहीं जिक्र करना चाह रहा अमेरिका का। तो उस बदलते रणनीति के जो एक तरीके का पक्ष है, उसमें भारत की क्या भूमिका है, इसकी भी आने वाले खंडों में जिक्र होगा। फिलहाल अ, चलिए फिलहाल अगले राउंड में बढ़ते हैं और भारत और यूरोपीय संबंधों का महत्व। दरअसल ये बात है कि सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक बात बता दूं, चलिए बात में आएगा वो। संबंध की बात करें, मतलब महत्व की बात करें कि भारत और यूरोपीय यूनियन है, इसके बीच अगर संबंध बढ़ते हैं, एक आगे डेटा भी आएगा कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता नहीं है, विशेष तौर पे आर्थिक पर्सपेक्टिव से, आयात निर्यात के पर्सपेक्टिव से थोड़ी बहुत रही, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर देश का विश्व की अर्थव्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है यूरोपीय संघ, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का संबंध रहा। लेकिन जो संबंध प्रगाढ़ हुए, संबंध में जो एक सघनता आई, विगत दशक में आई है, और विशेष तौर पे 20 से लेकर के 23 तक। 2020 से पहले बहुत ज्यादा ये नहीं होता था व्यापार, लेकिन 21 से 23 2 सालों में ये जो व्यापार की प्रतिशतता है तकरीबन 94 से 96% तक बढ़ा। और अभी भारत जो है यूरोपीय संघ के लिए 9वां सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है, और यूरोपीय संघ भी भारत के लिए एक बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, साझेदार के रूप में है। तो भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जो संबंध है, उसका महत्व क्या है, इस महत्व के क्रम में पहली बात कही जा रही है आर्थिक और व्यापार संबंध। स्वाभाविक तौर पे जब भी हम अपने किसी भी देश के साथ या फिर देश के समूह जैसे कि यूरोपीय संघ है के साथ संबंध की स्थापित करने की बात करते हैं, तो पहली प्राथमिकता कहीं न कहीं आर्थिक रूप से ही होती है। भले ही कभी कभी इस बात को स्वीकार किया जाता है देश दुनिया के द्वारा कि हमारी ये मंशा है, लेकिन जो चाइना है या फिर इस प्रकार के और जिसको हम लोग सूडो कंट्री कहते थे, हालांकि सूडो कंट्री एक गलत वर्ड है यहाँ इसके लिए, कि हाँ फिर भी सूडो कंट्री का नहीं मतलब ना कि आप देश तो है, जिस फिलिस्तीन को कभी कभी सूडो कंट्री के तौर पे कहा जाता है कि फिलिस्तीन कोई देश है ही नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा संघ, बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा ग्रुप ये है कि मानता ही नहीं है कि फिलीपींस ये है, मतलब कंट्री है। और कई ऐसे देश और समूह हैं जो मानते हैं, बहरहाल वो अलग बातें हैं। मैं ये कहना चाह रहा कि आर्थिक और व्यापार संबंध होने के कारण आर्थिक और व्यापार की जो लाभ है वो दोनों के मध्य होता है। मेरा पता नहीं क्यों, जैसे मैं लैपटॉप में भी ये चालू रहता है ताकि मैं देख सकूं, कुछ प्रॉब्लम ना हो, ये बार बार बंद हो जाता है, मुझे बार बार इसको क्रसर को हिलाना होता है ताकि फिर से ये हो जाए। खैर कोई नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, फुल कर देता हूँ, फुल में शायद बंद नहीं होगा। तो आर्थिक व्यापार और संबंध, साथियों जैसा कि आपको पता है कि भारत जो है विश्व के आर्थिक जो श्रृंखला है, आपूर्ति श्रृंखला, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने के काबिल भी है और कहीं ना कहीं एक महत्वाकांक्षा भी है। चूंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी ओपन इकोनॉमी का हम हिस्सा है, और ये 90 के दशक के बाद की ये हिस्सेदारी तकरीबन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और आने वाले दिनों में अभी और ज्यादा उम्मीद और पोटेंशियल है इस बात को लेकर कि हमारी जो ओपन इकोनॉमी का एक जो ये कह सकते हैं दृष्टिकोण है वो और बढ़ेगा और विस्तारित होगा। ओपन इकोनॉमी कहने का अर्थ ये है ना कि भारत सरकार जो है अपने किन किन जो आर्थिक क्षेत्र है वहां प्राइवेट प्लेयर को ऐड करने की या फिर कहें उसमें इन्वेस्ट करने की इजाजत देती है। अभी बहुत ज्यादा हमारे देश में ऐसा नहीं हो पाया, जैसे रेलवे आप देख लें, बहुत ज्यादा खुला नहीं है, लेकिन हालांकि मोदी सरकार यानी कि जो एनडीए गवर्नमेंट रही है उसके आने के बाद इस क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं जो प्राइवेट पीपीपी है उसका मॉडल देखने को मिला है। खैर, तो आर्थिक संबंध और व्यापार संबंध एक बहुत बड़ा महत्व के तौर पे देखा जाता है, और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया ही कि विगत वर्षों में तकरीबन 2 सालों में 96% तक की वृद्धि है जो यूरोपीय यूनियन के साथ हुई है। तो ये एक सकारात्मक पक्ष है, एक पॉजिटिव न्यूज है भारत सरकार के लिए भी, इनफैक्ट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरी बात जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब भी हम यूरोपीय यूनियन यानी कि जो संघ है उसके बीच व्यापार की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन से बहुत ज्यादा एफडीआई हमारे अर्थव्यवस्था में आती है, और किसी भी देश में यदि एफडीआई आ रही है तो वो अर्थव्यवस्था का जो भविष्य है वो उज्जवल होता है, क्योंकि बाहर से यानी कि विदेशी
रूप में आपके इन्वेस्टर्स का आना इस बात को बताता है, इस बात का द्योतक है कहीं न कहीं कि आपकी अर्थव्यवस्था का जो क्रियाकलाप क्रियाविधि है दरअसल वो सही है, वो कहीं न कहीं बैलेंस रूप में संतुलित है और आने वाले समय में कहीं न कहीं एक तरीके से बहुत बड़ा एक फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर है। तभी बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था का एक हिस्सेदार बनना चाहते हैं। तो एफडीआई आना और स्वाभाविक तौर पे जब आपके देश में एफडीआई आएगा तो जो औद्योगिक विकास है वो संभव हो पाएगा और औद्योगिक विकास का होना इस बात को भी दर्शाता है कि औद्योगिक विकास तभी हो पाएगा जब रोजगार की जो संख्या है वो बढ़ेगी। दोनों तो एक दूसरे के परस्पर हैं। रोजगार बढ़ेगा, औद्योगिक बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एक तरीके से कह सकते हैं। तो पहली बात रही आर्थिक पर्सपेक्टिव से लाभ का। दूसरी बात कही जा रही है कि एफटीए का दरअसल हम ये देख रहे हैं साथियों कि भारत और यूरोप के मध्य जो संबंध है, इस संबंध को लेकर क्या फायदे हैं और इस फायदे में भारत को क्या फायदा है दरअसल, क्योंकि फायदे तो दोनों तरफ से होंगे। तो दोनों तरफ से फायदे आगे भी देखे जाएंगे। फिलहाल अभी इस बात को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि महत्व क्या है, संबंधों का महत्व क्या है। इसी संबंधों के महत्व के क्रम में अगली बातें कही जा रही है एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मुक्त व्यापार समझौता जिसे हिंदी में हम सभी कहते हैं। एफटीए क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं, जब आप इकोनॉमी का जो क्लासेज है करेंगे वहां ये चीजें विस्तार से बताई जाती है, पर शॉर्ट फॉर्म में मुक्त व्यापार समझौता करने का आशय ये हुआ कि हमारी जो भी वस्तुएं हैं इसकी एक लिस्ट बनाई जाती है। सभी वस्तुओं की बात नहीं होती, जैसे हम अभी यूएई के साथ ऑस्ट्रेलिया के साथ एफटीए एग्रीमेंट है, मतलब एग्रीमेंट किया हुआ है भारत सरकार ने। तो एक लिस्ट होती है उस लिस्ट में जो भी वस्तुएं होंगी वो आपके देश में जाएगी बिना किसी असेस के, बिना किसी टैरिफ के। मतलब ये कि मैं अगर आपके देश में चलिए सीधा सा बात मैं ये कह देता हूँ, एक तरफ है यूरोपीय यूनियन, एक तरफ है भारतीय इकोनॉमी, है ना। भारतीय इकोनॉमी किन किन वस्तुओं को निर्यात करता है, उसमें सबसे ज्यादा जो है फार्मास्यूटिकल है और फिर उसके बाद ऑर्नामेंटल जो आभूषण संबंधी चीजें हैं वो है। यूरोपीय जो संघ है वो भारत में क्या बेचता है, यानी क्या निर्यात करता है, तो सबसे ज्यादा चीज जो है वो उसको एक शब्द कहा जाता था, एक शब्द था इसके लिए, जो व्हीकल्स, हाँ सॉरी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सब मैं बोल रहा था। मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो भी वस्तुएं हैं वो बहुत ज्यादा भारत में निर्यात करती है यूरोपीय यूनियन। तो ऐसा कहा जा रहा है एफटीए के माध्यम से, हालांकि इसे मुझे आगे बताना था पर अभी मैं जब कहते हैं ना बात छेड़ दिया तो बता देना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि एफटीए के माध्यम से जो भी वस्तुएं आ रही है भारत में, सरकार उस पर थोड़ा भी मिनिमम टैक्स लगाए, जिसे हम ये कह देते हैं कर लगाना, टैक्स लगाना, मिनिमम लगाए। दूसरी बात, हालांकि ये बातें अभी कह दूंगा तो फिर वहां रिपीटेशन हो जाएगी, तो मैं इसे गौन करूंगा। सिर्फ ये समझना है कि एफटीए के माध्यम से यूरोपीय यूनियन चाहती है कि भारत की जो मार्केट है उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़े, और ये गतिरोध विगत वर्षों में कई बार देखा भी गया है। बार बार जो यूरोपीय यूनियन है भारत के ऊपर ये आक्षेप लगाती है कि आप अपने बाजार की एसेस हमें नहीं देते हो। एसेस क्यों नहीं देते हो, इसके पीछे क्या वजह है, फिलहाल आने वाले वक्त में उसे इलेबोरेट करा जाएगा। फिलहाल ये समझना है, खैर यूरोपीय और भारत के बीच जो संबंध है उसके महत्व के क्रम में देखिए तो अगली जो बातें आती है निकल करके, अगला जो महत्व है वो है सुरक्षा और रक्षा सहयोग। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, जब भी हम सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं, एक सेकेंड, क्या हो गया, जब भी हम सुरक्षा और रक्षा की बात करते हैं तो आपको पता होगा जो लोकेशन है यूरोपीय यूनियन की, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जो भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है ना, आप देखे होंगे इस प्रकार से, वहां बिखरा पड़ा है। तो उनके पास जो विशेष तौर पे नाविक शक्ति है, ये कहें तो वो बहुत प्रबल तरीके से आप कह सकते हैं मजबूत है, और भारत का जो प्रशांत इंडो पैसिफिक जोन है उसके लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा बेहतर तकनीक नहीं है जिसके माध्यम से विजिलेंस स्थापित कर सके इंडो पैसिफिक जोन में। और चाइना को संतुलित करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए यूरोपीय यूनियन का साथ बहुत 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 जरूरी है। ये चीजें कई दफा आप भी देखे होंगे जब इसके बीच जब तनाव उभर कर आता है। तो सुरक्षा और रक्षा सहयोग के पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए जो विशेष तौर पर यूरोपीय यूनियन है बहुत ज्यादा महत्व रखता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि आतंकवादी विरोधी रणनीतियां हैं उसके लिए भी वो बहुत ज्यादा, और इसके लिए मैं ये देख पाया था, एक नाम ध्यान में नहीं है पर संयुक्त
सैन्य अभ्यास, उसका एक नाम था दरअसल, आप गूगल कर लेना, मुझे ध्यान में नहीं है फिलहाल अभी। वो किया जा रहा है यूरोपीय यूनियन के माध्यम से, जिसमें इस बात को जोर दिया जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटनाएं, अप्रिय घटनाएं होती है, तो उन परिस्थिति में कैसे भारतीय सेना और यूरोपीय संघ की जो एक गुट है, उसकी सेना दरअसल कैसे, मतलब कि दोनों तालमेल मिला करके इससे टैकल करेगी। इस प्रकार के सैन्य अभ्यास हो रहे हैं भारत में। इस बात को ये दर्शाता है, अगर किसी देश की सैन्य अभ्यास उसके साथ हो रहा, तो इस बात को समझा जाता है कि संबंध बहुत बेहतर है। जैसे आपने बहुत कम देखा होगा कि पाकिस्तान की सेना के साथ हमारी सेना का वो हो, बहुत कम देखा होगा कि चाइना की सेना के साथ हमारी सेना का जो है वो एक तरीके से परेड वगैरह या फिर किसी भी प्रकार का चीजें स्थापित तो नहीं हो पाता है, क्योंकि उस तरीके से रिश्ते स्थापित नहीं है। तो सुरक्षा और रक्षा सहयोग के पर्सपेक्टिव से भी बहुत बहुत जरूरी है। और जब बात इंडो पैसिफिक जोन की है और चाइना को संतुलित करने की है, तो वहां तो है ही। अगली बात, महत्व की बात करें तो नेक्स्ट बात ये कही जा रही है कि डिजिटल सहयोग हेतु बहुत ज्यादा जरूरी है भारत को यूरोपीय यूनियन का साथ, क्योंकि जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि 2070 तक जो भारत का लक्ष्य है, नेट शून्य जो कार्बन उत्सर्जन है, उसकी बात कही जा रही है। और उसके लिए आपको नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित जो भी प्रक्रम है उसको स्थापित करने की बहुत बहुत आवश्यकता है, आई मीन जरूरी है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपके पास अपनी तकनीक हो। जैसा कि मैंने कई बार इस डेटा को बता चुका हूँ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े विषय वस्तु हैं, विशेष तौर पे आप कह ले तो जैसे सौर प्लेट हो गया, सौर प्लेट से जुड़े जो भी प्रक्रम है, ये तमाम तकनीक हम तकरीबन 60% चाइना से सीधे तौर पे आयातित करते हैं, सीधे उन पर चाइना पर निर्भर हैं। तो अगर आपको एक तरीके का डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर निर्भरता बिटवीन डिपेंडेंसी चाहिए, तो कहीं ना कहीं यूरोपीय यूनियन का साथ लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इस पर्सपेक्टिव से भी कि आपको डिजिटली बहुत ज्यादा सशक्त हो, आपका एक जो आधारभूत संरचना है उसमें डिजिटल का समावेश बेहतर तरीके से हो पाए, इसके लिए यूरोपीय यूनियन का साथ सहयोग बहुत जरूरी हो जाता है। और स्वाभाविक तौर पे जब भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यूरोपीय यूनियन एआई के क्षेत्र में आगे है, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में आगे है, और सेमीकंडक्टर जैसी जो एक दिल और धड़कन है डिजिटल क्षेत्र का, उसमें वो आगे हैं, उनके निर्माण में, उनके प्रोसेसिंग में, आदि आदि चीजों में। तो इस प्रकार से जो एक क्षेत्र जो आपका महत्वाकांक्षी क्षेत्र है दरअसल, कि उस क्षेत्र में आपको बेहतर करना है, और पहले से जो व्यक्ति या जो समूह या जो देश बेहतर है, स्वाभाविक तौर पे अगर उसका प्रयास या फिर उसका सहयोग आपके इस क्षेत्र में मिलेगा, तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये थे कुछ बात जिसे हमने समझने का प्रयास किया कि क्यों हमारे लिए यूरोपीय यूनियन जो है उसकी मदद, उसका सहयोग हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा, आई मीन क्यों जरूरी है। अब आइए देखने का प्रयास करते हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन जो संघ है, यूरोपीय संघ, दोनों ने मिल करके किस किस प्रकार का पहल को अंजाम दिया। मतलब भारत और यूरोपीय यूनियन की प्रमुख पहल, दोनों मिलकर के किन किन चीजों को यूं कहें तो आगे बढ़ाने का काम किया, आगे बढ़ाने का जो प्रयास है वो किया, उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में परस्पर सहयोग। एक बात, जब भी मैं वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, तो आप अगर वेस्टर्न साइड को देखें तो उसमें एक बहुत बड़ा समूह यूरोपीय यूनियन है ना। दूसरी बात, जो एशिया है, जो एशियन कंट्रीज है, उसमें बहुत बड़ा एक कह सकते हो उभरती हुई अर्थव्यवस्था भारत की है। तो यूरोपीय यूनियन में एक बहुत बड़ा बाजार नहीं है जितना उसे चाहिए। ये कहते हैं ना, मतलब कि डेंस हो चुका, मतलब अपनी पीक पे पहुंच चुका है, बहुत ज्यादा उसमें उपभोग की जो संभावनाएं हैं नहीं बची है। तो उनके पास तो तकनीक है, उनके पास तो उत्पाद है, लेकिन उस उत्पाद को खपाने के लिए या उस उत्पाद को सीधे तौर पे कहें तो बेचने के लिए बाजार नहीं है। मैं बोतल भूल गया लाने के लिए, क्या खैर कोई नहीं, आज बिना जलापान का मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। बहरहाल तो मैं ये बात कर रहा था कि जो प्रमुख पहल है, तो हमारे अर्थव्यवस्था के, विश्व की अर्थव्यवस्था में आपूर्ति श्रृंखला है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि दोनों को, भारत को भी कहने की उनकी जरूरत है, क्योंकि आप आने वाले दिनों में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बनना चाहते हैं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपकी जो एक संबंध है, आपके एक संबंध का सिरा कहीं ना कहीं यूरोप के किसी इसी प्रकार के समूह से बंध रहा हो, तभी परस्पर सहयोग हो पाएगा। दूसरी बात ये कही जा रही है कि विगत वर्षों में भारत और यूरोपीय संघ ने मिल करके जो सबसे आप कह सकते हो बढ़िया क्षेत्र में, जिसे हम कहते हैं ना क्या, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा निवेश किया है। और इस सहयोग का
एक जो आधार है कहीं न कहीं सतत विकास को भी छूता है। मतलब ये कि दोनों मिलकर के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको कैसे आगे बढ़ाएँ, इसके लिए दोनों ने काफ़ी एक-दूसरे को परस्पर कहें तो सहयोग किया है। तो इसलिए भी हमारे लिए यूरोपीय यूनियन महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उसे ही ज़रूरत है भारत को भी ज़रूरत है यूरोपीय यूनियन जैसे समूह का। दूसरी बात दरअसल भारत यूनियन के प्रमुख पहल के संदर्भ में दूसरी बात कही जा रही है ऊर्जा एवं जलवायु कार्रवाई। मुझे पानी लाना पड़ेगा, 1 सेकंड, इनफैक्ट 1 मिनट, मैं आता हूँ तुरंत। मैं ये कह रहा था कि बिना पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, स्पेशली मुझे। मैं जब भी जहाँ भी रहूँ वाटर बोतल पास में होना चाहिए, ताकि मैं अपने आप को तरोताज़ा तरोताज़ा करता रहूँ। बहरहाल दरअसल साथियों हम सभी ये देख रहे थे कि भारत और जो यूरोपीय संघ है, उसके बीच दोनों मिलकर के किन-किन पहलों को अंजाम दिया। उन पहलों के क्रम में अगली बात कही जा रही थी ऊर्जा एवं जलवायु कार्रवाई। स्वाभाविक तौर पे जैसा कि मैं बताया ही हूँ कि हमारे जो देश है, देश की अर्थव्यवस्था है, उसके बहुत सारे जो महत्वाकांक्षाएँ हैं, उनमें से एक महत्वाकांक्षा है 2070 तक ग्रीन एनर्जी के तौर पे अपने आप को विस्थापित कर लेना। मतलब जो भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, उसको एक क्रमवार तरीके से कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा को स्थान देना। और इस प्रकार के क्रियाविधि में अगर यूरोपीय यूनियन का अगर साथ मिलता है, सहयोग मिलता है, तो निस्संदेह हम अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर पाएँगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में अगर उनका सहयोग प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, तो हमारी जो निर्भरता है, वो बहुत ज़्यादा चाइना पे बढ़ जाएगा और किसी एक समूह, किसी एक समुदाय, किसी एक देश, किसी एक व्यक्ति, किसी एक है ना, आप कुछ भी कह लो, बहुत ज़्यादा निर्भर होना, ये भविष्य के लिए बेहतर नहीं होता है। जितना ज़्यादा हो सके आप डाइवर्सिफ़ाई रहें, बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़ें, ऐसा होना चाहिए। विशेष तौर पे जब आप देश की बात करते हो, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हो, तो वहाँ संतुलन का होना अत्यावश्यक हो ही जाता है। तो ऊर्जा के क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इस क्षेत्र में सरकार और यूरोपीय यूनियन और भारत सरकार है मिलकर के जैसे कि स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं, उस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट को यूँ कहें तो बढ़ावा दिया है। अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, स्मार्ट ग्रिड की बात करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में यानी आप यूँ कह सकते हैं एक लफ्ज़ में या एक सेंटेंस में कि सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए जो-जो भी पक्ष हो सकते हैं, उस पक्ष पे यूरोपीय यूनियन और भारत सरकार ने मिलकर काम किया है। चाहे अक्षय ऊर्जा की बात हो, चाहे नवीकरणीय ऊर्जा की बात हो, हालाँकि दोनों एक ही है। लेकिन एक और था स्मार्ट ग्रिड दरअसल हाँ, स्मार्ट ग्रिड क्या है मैंने बताया था कल या परसों के सेशन में। तो ये कुछ क्षेत्र है जहाँ यूरोपीय यूनियन ने मिलकर के भारत के साथ आगे बढ़ाया। दूसरी बात ये कही जा रही है हालाँकि ये भारत सरकार का ही एक तरीके का प्रयास है कि आप एक इसके लिए एक शब्द यूज़ होता है चक्रीय अर्थव्यवस्था। मतलब ये कि भारत चाहती है और कहीं न कहीं यूरोपीय यूनियन भी चाहते हैं क्योंकि विगत वर्षों में यूरोपीय यूनियन जो भी यूरोपीय देश हैं दरअसल ये कहें तो पर्यावरण को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं इस बात को लेकर कि कैसे इसको सुदृढ़ किया जाए, कैसे जो पर्यावरण बदल रहा है इतनी तेज़ गति से, इसको कैसे पहले वाले हिस्से में लाया जाए। और इस पर्सपेक्टिव में, इस परिप्रेक्ष्य में दरअसल जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है या चक्रीय अर्थव्यवस्था को जो थीम है, वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मैं थोड़ा-सा बता दूँ, हालाँकि चक्रीय व्यवस्था एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा-सा अगर मैं ये कर दूँ, जब भी चक्रीय अर्थव्यवस्था की बात आती है तो 3 बातें ध्यान में रखना होता है RRR व्हिच मीन्स ये रिड्यूस, रिसाइकिल और एक और होता है ना रीयूज दरअसल हाँ, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल इन 3 पर्सपेक्टिव से जाइए पहले इन 3 बातों पे मतलब इन 3 बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने विकास को आगे बढ़ाएँ, यही जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, इसको कहा जाता है। और इस क्षेत्र में यूरोपीय यूनियन का साथ मिला है और आगे भी मिलेगा, ये उम्मीद है दरअसल। तो ये थे कुछ क्षेत्र जहाँ हमने बात किया कि कहाँ हम यूरोपीय यूनियन के साथ परस्पर सहयोग के साथ चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। अगली बात कही जा रही है सामाजिक विकास और लैंगिक समानता के क्षेत्र में दोनों की पहल और इसके लिए एक पहल भी है दरअसल भारत सरकार की तरफ से वी एम्पावर इंडिया।
हालाँकि जब मैं एम्पावरमेंट ऑफ किसी भी सोसाइटी या फिर इकोनॉमी या फिर कंट्री की बात करते हैं, तो मुझे क्या नाम है, बी आर अम्बेडकर को, हाँ, भीमराव अम्बेडकर की जो एक कोटेशन है दरअसल वो याद आ जाता है। शायद उन्होंने कहीं कहा या फिर उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी समाज के विकास को इस पैमाने पे निर्भर इस पैमाने पे आंकता हूँ कि वहाँ की महिलाएं, उस देश, उस समाज की महिलाएं कितना ज़्यादा विकसित कर रही। मतलब ये कि वहाँ की महिलाएं और विकास के संबंध जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर महिलाएं आगे बढ़ रही तो निसंदेह वो ये समझते हैं कि देश, समाज, अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही। यदि महिलाएं पीछे हैं और आप विकास की बात करते हो तो कहीं न कहीं ये बातें अधूरी है। तो इस प्रकार से उनका एक कोटेशन यहाँ आता है, आप ऐसे वगैरह में इसे यूज कर सकते हो। तो सामाजिक विकास और लैंगिक समानता के क्षेत्र में भी यूरोपीय यूनियन ने भारत का साथ निभाया है। और भी जैसे कि भारत, अभी मैंने आपको बताया कि वी एम्पावर इंडिया एक पहल भी है भारत सरकार का, जिसमें एक लक्ष्य है, जो मुख्य लक्ष्य है वो ये कि जो भी हमारे इकोनॉमी का क्रियाविधि है, जो वर्कफोर्स है विशेष तौर पे, उनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े। क्योंकि अगर आप बहुआयामी तरीके से महिलाओं के उत्थान की बात नहीं करेंगे तो जो भी एम्पावर इंडिया और एम्पावर वुमेन की बात जो हम करते हैं वो कहीं न कहीं बातें अधूरी रह जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में भी, सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी यूरोपीय यूनियन का साथ मिला है। तो ये थे कुछ पक्ष जहां हमने ये देखा कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य जो एक साठगांठ है वो किस क्षेत्र में है, किस किस क्षेत्र में है। ये थे कुछ पक्ष जहां हमने ये देखा कि भारत और यूरोपीय संघ बाहर कुछ संगीत बज रहे, तो मुझे तो लगा कहीं इसमें तो नहीं आ रहा, नहीं तो फिर वो क्या होता है, उसको क्या बोलते, कॉपीराइट आ जाएगा। बहरहाल अब ये समझने का प्रयास करते हैं साथियों कि भारत और यूरोपीय जो संघ है, इनके संबंधों के मध्य क्या क्या चुनौतियां हैं। स्वाभाविक तौर पे अगर चुनौती नहीं होती तो हम कब का ही संबंध के प्रगाढ़ता को पहुंच गए होते, मतलब उस चीज को और स्ट्रेंथन कर रहे होते। कुछ चुनौतियां हैं, क्या क्या चुनौती है देखने का प्रयास करते हैं। पहली बात है एफटीए, दरअसल मैंने लिखा, मतलब ये कि चुनौती के तौर पे हम बात कर रहे हैं कि जो यूरोपीय संघ और भारत के मध्य चुनौती क्या है। पहली बात है एफटीए को लेकर लड़ाई, सीधे तौर पे ये कहे तो, क्योंकि ये मतभेद हमेशा विगत वर्षों में कई बार देखा गया, बार बार देखा जाता है। यूरोपीय यूनियन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑटोमोबाइल सेक्टर से जो संबंधित चीजें हैं वो भारत में निर्यात करता है और उस पर भारत जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा टैक्स लगाता है। तो जो यूरोपीय यूनियन है उनका ये मानना है, या यूं कह ले उनका एक आक्षेप है भारत के ऊपर कि आप एफटीए को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दायरा को बढ़ाएं और इस प्रकार के जो भी हमारे देश द्वारा, आई मीन यूरोपीय संघ के द्वारा निर्यातित की जा रही है भारत में, उसको उस पर से टैक्स वगैरह हटाएं, लेकिन नहीं हो पा रहा। तो ये एक चुनौती बनती है। दूसरी तरफ ये भी मैं एक बार फिर से चेक कर लूं कि बाहर जो म्यूजिक का हो रहा, मतलब बज रहा है, उसका इसमें आ रहा है साउंड, यानी आना तो नहीं चाहिए क्योंकि नॉइज रिडक्शन ऑन है, मतलब बज रहा है उसका इसमें आ रहा है साउंड, यानी आना तो नहीं चाहिए क्योंकि खैर इतना मिनिमम होगा तो चलेगा। बहरहाल तो एफटीए को लेकर एक संघर्ष, एक चुनौती रहती है। अच्छा, एक सवाल उठता है साथियों कि भारत एफटीए को क्यों नहीं लागू करना चाहता है, विशेष तौर पे क्या कहते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ। तो उससे बहुत बड़ा चुनौती भारत के जो घरेलू अर्थव्यवस्था उस पर पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो आयातित करता है विशेष तौर पे यूरोपीय यूनियन से। अगर वो एफटीआई के अंतर्गत, माफ कीजिएगा एफटीए के अंतर्गत, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत वस्तुओं को अपने अर्थव्यवस्था में आने की अनुमति दे दे, तो जो हमारे घरेलू ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो या तो खत्म हो जाएंगे या फिर अपनी अस्तित्व है उसके आखिरी पड़ाव पे चले जाएंगे। इसलिए सरकार जो है पूरे तरीके से एफटीए लागू नहीं कर पा रही है इस क्षेत्रों में। तो ये एक चुनौती, ये एक संघर्ष है। हालांकि भारत को भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं वो भी यूरोपीय यूनियन को भारत जो है वो बेचता है, बेचता नहीं है, निर्यात करता है। दरअसल बेचना एक आम भाषा में समझने वाली बात हो गई, तो निर्यात करता है। भारत को भी यहाँ समस्याएं हैं कि जो वहाँ की तत्कालिक अर्थव्यवस्था का जो नियमावली है, उस नियमावली में भारत की जो नीति है वो पूरे तरीके से फिट नहीं बैठती है और इसी बीच संघर्ष देखने को मिलता है। तो दोनों तरीके से आप कह सकते हो जो एक टकराव है, आर्थिक टकराव वो है, और इसका ये मतलब नहीं है कि इसका समाधान नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी चूंकि हम ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या क्या चुनौती है, तो चुनौती में
एफटीए का एक चुनौती, बस ये कर ले, बाकी बातें बाद में आएगी। चुनौती में अगली बातें कही जा रही है डेटा गोपनीयता और विनियमन संबंधी बाधाएं। स्वाभाविक तौर पे भारत जो है विशेष तौर पे विगत वर्षों में जिस तरीके से ये समस्याएं उभर कर आई है कि भारतीय लोगों का विशेष तौर पे भारत में जो उपभोक्ता हैं उनके डेटा का मिसयूज किया जा रहा है, और इसके मिसयूज करने की जो प्रवृत्ति है विशेष तौर पे यूरोपीय यूनियन या फिर यूरोपीय देश के द्वारा वो ज्यादा है। जैसे व्हाट्सएप को देख ले, फेसबुक को देख ले, ये सब सभी भारत के हैं। अमेजन को देख ले, यहाँ के डेटाओं को इस्तेमाल करके वो बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि थ्रेट उत्पन्न करता है उपभोक्ताओं के लिए। तो दरअसल क्या मैं बात कर रहा था, शायद चुनौती की बात कर रहा था ना। हाँ, कि चुनौती क्या है, क्योंकि ये डेटा जैसे मैं ध्यान में ला रहा था कुछ और बातें ध्यान में आ गई। हाल ही में बहुत सारे रिसर्च पब्लिश हुए और एक सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का दरअसल एक इनके ऊपर 350 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है अमेजन के ऊपर, किसी बात को लेकर। बात यह है कि एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित कंपनी के द्वारा जो उनका लोगो है उनका थोड़ा सा कुछ बदल के वो यूज करते थे और बनाते थे, और फिर अमेजन अपने प्लेटफॉर्म पे ये कहते हुए कि अमेजन का प्रोडक्ट है वो बेचता था। ये फिर जब चीजें गई दिल्ली हाई कोर्ट में तो फिर ये मामला उभर कर आया, तो वो बातें ध्यान में आ गई थी। बहरहाल डेटा गोपनीयता और विनियमन की बाधाएं हमारे और यूरोपीय संघ के मध्य बचाव ये बना हुआ है। आप ये भी देखो ना, जब हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 आया था, उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप सब इकट्ठे मिल करके बहुत सारे ऐसे पक्ष थे जिसको यूं कहें तो मानने से इनकार कर रहा था। तब फिर बातें बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि अभी फिलहाल क्या हुआ मेरे पास भी नॉलेज नहीं, चूंकि मतलब नॉलेज नहीं इन द सेंस न्यूज अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी बातें अभी चल ही रहा है। तो डेटा संबंधी समस्याएं तो रहती है। अगली बात कही जा रही है तकरार की कि सीमित रक्षा सहयोग। ये बात तो जग जाहिर है कि भारत, जग जाहिर क्या, आप ये भी देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि भारत या फिर किसी भी देश का अगर संबंध आर्थिक क्षेत्र में सैन्य की जो रक्षा सहयोग है अगर उससे होता है, इसका मतलब ये समझा जाता है कि उन दोनों देशों के मध्य बहुत ज्यादा मतलब रिश्ते मजबूत है। जैसे भारत इजराइल के साथ रक्षा समझौता करता है, रक्षा सहयोग करता है, अमेरिका के साथ करता है, रशिया के साथ करता है, फ्रांस के साथ करता है। तो ये सब जो देश हैं, यूरोपीय देश हैं विशेष तौर पे, उनके साथ बहुत ज्यादा अच्छा रिश्ता है, मतलब ये है पॉजिटिव रिश्ता, इस तरीके से कह सकते हैं। तो लेकिन यहाँ तकरार की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब भारत जो है रशिया से रक्षा आयात करता है, रक्षा जो डील है, डिफेंस डील करता है, तो यूरोपीय यूनियन को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि जो पूरे यूरोप है अभी दो धड़ा में बटा हुआ है। एक धड़ा ऐसा जो अमेरिका अलग है, मतलब एक साइड का अमेरिका, दूसरे साइड जो है वो दरअसल यूक्रेन के जो भी पक्षधर हैं उसमें है, जिसमें आप ब्रिटेन आदि को भी शामिल कर सकते हो, फ्रांस को भी शामिल कर सकते हो। तो समस्या ये है कि जब भी भारत अमेरिका और रूस से रक्षा सहयोग या रक्षा डील ये करता है, साइन करता है, तो यूरोपीय यूनियन नाराज हो जाता है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उसको एक तरीके का ये बात लगता है कि आप मेरे से क्यों नहीं खरीद रहे हैं हथियार वगैरह। आप उन्हें, क्योंकि कहते हैं ना दोस्त का दोस्त और मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो कुछ इसी प्रकार से यहाँ बातें होती है। बहरहाल बहुत ज्यादा इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ ये बात समझना है आपको एज अ कंट्री भी, एज अ इतना बड़ा एक अर्थव्यवस्था का मतलब परिचालक के तौर पे भी, कि आप किसी भी सेंस में किसी एक देश के समूह पे निर्भर नहीं रह सकते। और तब जब आपकी रक्षा की बात हो, तब जब आपकी आर्थिक व्यवस्था की बात हो, कहीं ना कहीं आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर दिस थिंग्स होना ही चाहिए। और इसी क्रम में जो हमारी एक निर्भरता चाइना के ऊपर है, इसको कम करने के लिए यूरोप के जो संघ है उसके समीप जा रहे हैं, ताकि जो आईटी संबंधित चीजें हैं जो सीधे तौर पे हम चाइना से आयात करते हैं, वो हम यूरोपीय संघ से आयात कर सके, ताकि निर्भरता कम है। तो ये कुछ गतिरोध के आयाम थे जहां हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। अब एक पक्ष और देखने का प्रयास करते साथियों कि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य किस प्रकार की वार्ता किया जाए, यानी कि एक शब्द में कहें वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की राह क्या है, किस प्रकार के नियमावली बनाए जाए, किस प्रकार के जो आर्थिक साझेदार है बढ़ाए जाए, ताकि ये जो संबंध है सुचारू रूप से आगे बढ़े और सघनता के साथ स्थापित हो। सघनता इन द सेंस सभी क्षेत्रों में, विशेष तौर पे क्या उसको कहते हैं, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में। तो आगे की राह में सबसे पहली बात कही जा रही है एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, मुक्त व्यापार समझौता को डाइवर्सिफाई करना और इसके जो गति है उसको तीव्र करना।
और इसमें दोनों को फायदा भी है, भारत को भी और यूरोपीय यूनियन को। लेकिन अगर अभी कुछ डिस्क्लेमर के साथ भारत अगर नहीं करेगा, आई मीन कुछ चीजें ऐसी है जहां आपको एफटीए रोकना पड़ेगा। एफटीए कहने का मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए मोबाइल बनाने की कंपनी, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सीधी सी बात आप करें, तो हमारे देश के अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सारे ऐसे जो प्रोड्यूसर हैं जो भारत के हैं, अगर विदेशी कंपनी डायरेक्ट आकर के अपनी वस्तुओं का निर्माण करती है, या यूं कह ले वस्तुओं को निर्यात करके पैसे कमाती है, बेच करके, जो भी आप कह लें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो घरेलू निर्माता है उनको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगा, बहुत ज्यादा यूं कह ले तो उनकी जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगी। इसी का परिणाम है कि भारत जो है बहुत तेज गति से एफटीए को शामिल करना, आई मीन एफटीए को यूं कहें तो डील करने से बच रहा है। एक समस्या है, पर देखिए आगे क्या होता है। तो आगे की राह में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको गति करना, आई मीन उसको तेज तरीके से आगे बढ़ाना। तेज तरीके में ये क्या शब्द मैंने बोल दिया, बहरहाल। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा और आपके जहन में भी आना चाहिए कि अगर हाइपोथेटिकली मान ले हम सभी कि जो एफटीए है, यूरोपीय यूनियन के साथ भारत ये डील कर लेता है, तो क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान हो सकता है ना? एक सवाल तो बन सकता है। और इसी प्रकार के क्रिटिकल थिंकिंग के साथ ही आपको सवाल के जवाब भी देने होते हैं आपके मेंस में। मेरे अनुसार जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी, क्योंकि भारत की एक बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा ये भी है कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था के आपूर्ति श्रृंखला का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार बने। और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुश करेगा पॉजिटिव वे में अगर आप एफटीए साइन करते हो तो। दूसरी बात ये है कि जो व्यापार बाधाएं हैं, व्यापार बाधाएं मतलब सेस को लेकर, है ना, सरचार्ज को लेकर, हालांकि वो सब सभी अलग अलग, विशेष तौर पर विशेष की बात की जा रही, तो ऐसी जो चुनौतियां हैं वो काफी हद तक कम जाएगी। तो ये बातें हैं। दूसरी बात ये कहा जा रहा, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा फायदा होगा भारत को लेकर भी, यदि आप एफडीआई को पूरे तरीके से 100% इस क्षेत्र में आने देते हो, मतलब अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र में, और उस क्षेत्र का जो लीडर है कहीं ना कहीं अगर यूरोपीय संघ है, तो आपके देश में पैसा भी आएगा, आई मीन जो एफडीआई वो भी होगा। दूसरी बात, आपके देश में तकनीकी आएगा। तो भले ही आप कुछ हद तक, होता है ना कई बार ऐसा कि पैसे तो भारत सरकार के पास है पर तकनीकी नहीं है, तो तकनीकी आता है तो तकनीकी से पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन पैसे से तकनीकी बनाना इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट आई वुड से। तो क्या था, हाँ, एफटीए क्या मैं कह रहा था, तो भारत में उच्च तकनीकी का जो एक तरीके का विकास है वो संभव हो पाएगा यदि भारत और यूरोपीय संघ के मध्य एफटीए पे साइन होता है तो। आगे की राह में बात कर रहे हैं, आगे की राह में अगली बात कही जा रही है रक्षा एवं सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना। और मैंने कुछ देर पहले भी इस बात को कहा कि किसी देश के साथ अगर रक्षा सहयोग के मामले में आपकी जो हिस्सेदारी है वो बनती है, वहां तक अगर पहुंचती है, तो निसंदेह आपके जो संबंध है वो प्रगाढ़ होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि भारत और पाकिस्तान, चाइना, जो भी चीजें हैं ना, वो उससे गतिरोध उत्पन्न होता है, लेकिन रसिया के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका के साथ, कुछ हद तक इजराइल के साथ बहुत कम ऐसे चांस हैं जहां बड़े पैमाने पे गतिरोध उत्पन्न हो भारत और उसके मध्य में। तो क्यों? क्योंकि वहां से भारत को भी नुकसान होगा, क्या उनको एक वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है उससे कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी किनारा मिलेगी। दूसरी बात, उनको भी नुकसान होगा जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, क्योंकि उनको एक बेहतर बाजार चाहिए, और सबसे महंगा, सबसे बड़ा बाजार कहीं ना कहीं जो आयुध संबंधी बाजार है वही है। ये मतलब ये कि छोटे छोटे क्या कह सकते हैं, हालांकि मैं ये कहना चाह रहा था कि चीटी वगैरह है और वो बड़े बड़े जो व्यापार होते हैं उसको हाथी का व्यापार होता है, मैं ये कहना चाह रहा था बहरहाल अपने शब्दों में। तो रक्षा सुरक्षा संबंधों को मजबूत करना चाहिए, और ये देखा भी गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी परसों या फिर 2-3 दिन पहले, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, बट हाँ इसी सप्ताह में मैं ये देखा कि यूरोपीय यूनियन के, और इसी संबंध में ये जो एडिटोरियल आया ना इसी के बाद आया, मतलब ये कि यूरोपीय यूनियन के जितने सदस्य हैं, सॉरी देश हैं, वो भारत में आए और भारत के साथ जो बहुत सारे जो एग्रीमेंट है उनको साइन करने की बात की। बहुत सारे आप ये कह सकते हैं कि हिस्सेदारी बनाने की बात हुई, क्योंकि अमेरिका को अभी अमेरिका जो है यूरोपीय यूनियन को कहीं ना कहीं डायलेक्ट कर रहा है एक तरीके से। तो उस यूनियन को एक ऐसा देश चाहिए, एक ऐसा समूह चाहिए, एक ऐसा बाजार चाहिए जहां वो अमेरिका अगर बहुत ज्यादा चार्ज लगाता है, यानी बहुत ज्यादा अगर टैक्स लगाता है, तो उसको रेप्लिकेट कर सके भारत जैसे बड़े उपभोग वाले देश में। तो इस संदर्भ में भी ये बातें कही जा रही कि
यूरोपीय यूनियन को अभी भारत की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि यूरोप जो दो धड़ा में बटा है, उसमें भारत जो एक लीडर के तौर पे उभर कर आ रहा है, एक सेतु का काम कर रहा है, एक ब्रिज का काम कर रहा है, तो ये भी भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन है। अगली बात कही जा रही है आगे की राह में कि भारत को क्या करना चाहिए जिससे कि जो वैश्विक कूटनीति में एक बहुत बड़ा महत्व रखने वाला यूरोपीय संघ के साथ हमारी साझेदारी बेहतर हो सके, रिलेशन बेहतर हो सके। उस क्रम में अगली बात है वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार। हाँ, ये बात भी सही, जैसा कि आपको पता होगा छात्रों, जो IoT है, विच मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो सकता है? ऑक्सीजन कह सकते हो, है ना, या फिर किडनी, जो भी चीजें आप कह सकते हो, दिल वगैरह वगैरह। उसी प्रकार से IT सेक्टर का दिल, गुर्दा, किडनी, जो भी आप हिंदी इंग्लिश सब मिलाकर कह दो, ऑक्सीजन, उसका जो है वो कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर है। अगर सेमीकंडक्टर को आप हटा देंगे तो ये संभावनाएं बहुत कम रह जाएगी। यूं कह ले जो IT सेक्टर है, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो गिर जाएगी, मतलब भरभरा कर गिर जाएगी, अगर हम ये छोटे शब्द के साथ बताना चाहें तो ये बातें कहा जा रहा है कि चूंकि अभी फिलहाल मैं ये कहूँ, सेमीकंडक्टर भारत कहाँ से मंगाता है? ताइवान से मंगाता है ना। और ताइवान के साथ बहुत ज्यादा यूं कहें तो इस बात के लिए एग्रीमेंट भी किया है ताइवान के साथ कि आप हमारे देश में आए और सेमीकंडक्टर संबंधी जो भी उत्पादन है यही मेक इन इंडिया के तहत आप बनाएं। देखिए आगे क्या होता है। फिलहाल अभी हालांकि टाटा ने भी इसके ऊपर जो है वो एक प्रकार का रुझान दिखाया है कि हम इस प्रकार की इंडस्ट्री अपने देश में बनाएंगे। आई मीन एक वैसा अवसर बनाएंगे जहां सेमीकंडक्टर को ये कहें तो बनाया जाए, उसकी जो एक हिस्सेदारी है प्रॉपर तरीके से हो। तो वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला का विस्तार करने के क्षेत्र में भी भारत जो है यूरोपीय यूनियन का साथ ले सकता है। और मैंने अभी कहा ही कि हमारे देश में विशेष तौर पे जो हरित टेक्नोलॉजी है, अगर जिसे हम कह लें, उसमें चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है। तो इस निर्भरता को कम करने के राह में भी हमारा जो एक साथी निकल कर आता है, एक यूं कह सकते हैं बहुत बेहतर ऑप्शन बनकर आता है। आगे की राह में अगली बातें कही जा रही, भारत को वैश्विक कूटनीति के जो एक संतुलन करता है उसके रूप में भी स्थापित करने का, यूं कह ले उस रूप में स्थापित होने का एक बहुत बड़ा अवसर है। जैसे आपने भी देखा कि जैसे ही अमेरिका और यूरोप के बीच बहुत ज्यादा तगड़ा वाला मतलब होता है ना युद्ध हुआ, मानसिक तौर पे या फिर रणनीतिक तौर पे जो भी आप कहें, उसके बाद भारत के साथ जो संबंध है यूरोप के देशों का वो बहुत तेज गति से बढ़ा है। और जिसका परिणाम यही कि अभी 2-4 दिन पहले जितने यूरोपीय संघ है उसके सभी बड़े बड़े नेता जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत में आए, दिल्ली में आए और यहाँ से भारत के साथ साझेदारी आगे बढ़ाने की बात कही। तो भारत के लिए बहुत बेहतर अवसर है कि जो वैश्विक स्तर पे एक कहते हैं ना ब्रिज का काम करना, संतुलन का काम करना, वो कर सकता है भारत फिलहाल अभी, तो इसलिए भी हो सकता है। दूसरी बात ये कही जा रही, अगली बात है दरअसल कि घरेलू अवसंरचनाओं को सुदृढ़ करना भी बहुत जरूरी है ताकि जो यूरोपीय यूनियन है उसका जो एक निवेश है वो भारत आकर्षित कर सके। ये बात भी आपने देखा होगा साथियों कि वैश्विक पटल पे वही ज्यादा निवेश आता है जहां बेसिक जो अवसंरचना है, मूलभूत अवसंरचना है, जैसे सड़क, बिजली, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आदि चीजें अगर हैं तभी आपके अंदर, आपके इकोनॉमी के अंदर दरअसल इन्वेस्टमेंट आता है। तो भारत सरकार को आगे की राह में ये बात भी करना चाहिए कि आप अपने देश के अंतर्गत जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है और बुनियादी अवसंरचना जो है, जिसे हम लॉजिस्टिक क्षेत्र कह देते हैं कभी कभी, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि भारत में जो निवेश है, जो FDI है, वो प्रॉपर तरीके से आ सके जिसमें भागीदारी यूरोपीय इस संघ का हो। तो ये थे कुछ प्रयास, मतलब ये थे कुछ आगे की राह के बिंदु जिसे हमने ये देखा कि अगर सरकार, यदि भारत देश अगर ऐसा करता है तो स्थिति बेहतर होगी आर्थिक रूप से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। अगर इससे जुड़ा कोई अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता हुआ तो चलिए साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर से मुझे उम्मीद है आप आज के सेशन से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। यदि हाँ तो ये भी, अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो
थोड़ी-सी एप्रिसिएशन आपकी तरफ से बनती है। फिलहाल ये तमाम चीज़ें आपके अपने विचार के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए मिलते हैं कल। आप सभी को एक बार फिर से बहुत-बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि। चलिए।